हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है, आपको याद है, आवर्त सारणी। क्लियर। तो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 3 आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था मेंडलीव, जिसको मेंडलीफ भी कह देते हैं, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, मेंडलीव मीनिंग ये है मेंडलीव की, और इसको अपन मेंडलीव भी लिख सकते हैं और हिंदी में इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, मेंडलीफ भी। अब कंफ्यूज मत होना, ये वी वाला हिंदी में उच्चारण एफ का देता है, ये बी, तो मेंडलीफ या इसको मेंडलीव कुछ भी लिख दो, गलत नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट में मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये टॉपिक चल रहा था अपना। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से यहीं से बताता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। सुनो दोस्तों, ढंग से समझो। देखो, मेरी बात को समझना। मेंडलीव ने एक सारणी में, सारणी समझ गया, जैसे ये सारणी है, ढंग से समझ लो पहले। ये सारणी है भाई, इसे सारणी कहेंगे अपन। सारणी ऐसी होती है, सब जानते होंगे। तो मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, मान लो तत्व हैं ए बी सी डी, ये सब तत्व हैं, इनको तत्व मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मेंडलीव ने क्या किया था, आपको मैंने बता दिया लास्ट क्लास में। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक सारणी में व्यवस्थित किया था, और वो सारणी कहलाती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। 1869 में ये प्रकाशित हुई थी। सोच लो कितने साल पहले दी थी ये इसने, 1869, 1869। तो मेंडलीव ने तत्वों को एक सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। क्लियर। मेंडलीव ने क्या देखा, मेंडलीव ने जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुण रिपीट हो रहे थे। मेंडलीव ने एक सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। एक निश्चित अंतराल के बाद गुण क्या हो रहे थे, रिपीट। जैसे ए का आकार बड़ा, बी फिर छोटा, सी और छोटा, डी और छोटा, फिर वापस फिर आकार बड़ा हो गया, फिर घटने लगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर आकार बड़ा हो गया। मतलब समझो इसमें हो क्या रहा है, एक निश्चित अंतराल के बाद गुण रिपीट हो रहे हैं। ये पहला सबसे बड़ा तत्व है, फिर 3 छोटे होते गए, फिर एकदम बड़ा आ गया, फिर 3 छोटे होते गए। तो एक निश्चित अंतराल के बाद आप यहाँ क्या देख रहे हो, आकार की पुनरावृत्ति हो रही है। बड़ा छोटा छोटा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा, फिर बड़ा, छोटा छोटा छोटा। मतलब मेंडलीव ने ऐसा देखा कि मेंडलीव ने जब एक सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति। यही मेंडलीव का क्या कहलाता है, आवर्त नियम। तो कोई पूछ ले मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या नियम लग रहा था, तो आप समझाओ। मेंडलीव ने एक सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति, मतलब गुण रिपीट हो रहे थे। और यही मेंडलीव का क्या कहलाता है, आवर्त नियम। अब बात करते हैं टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपको लास्ट क्लास में मैं बता चुका था, जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उनके भी समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं
गुण, पेपर में कुछ भी आ जाए। देखो कंपटीशन के हिसाब से, आईआईटी नीट के हिसाब से भी आपको बताऊंगा मैं, और साथ में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी आपको बताऊंगा। भैया आप जो बोर्ड एग्जाम दोगे उसके हिसाब से भी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या विशेषता है, क्या गुण है, तो पेपर में आ जाता है। भाई 11वीं क्लास का आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ही लेता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या विशेषता है, और विशेषता ही गुण कहलाते हैं। मैंने कहा आप में 5 गुण हैं, मतलब आप में 5 विशेषताएं हैं। अच्छा, दोष क्या कहलाते हैं, कमी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, ढंग से सुनना, पॉइंट वाइज पढ़ो। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, ढंग से सुनना, उसमें एक एक बात को देखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। वर्ग का मतलब समझ लो, जैसे मान लो कुछ समय के लिए ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, सही है। अब ये वर्ग हैं, ये वर्ग जो खड़ी पंक्ति है ना, ये खड़ी पंक्ति, इसमें 4 खड़ी पंक्ति दिख रही हैं, ये वर्ग हैं। और ये क्षैतिज पंक्ति क्या कहलाती है, आवर्त। तो कोई भी आवर्त सारणी हो, खड़ी पंक्ति वर्ग कहलाएगी और क्षैतिज पंक्ति ये आवर्त कहलाएगी। इसमें खड़ी पंक्ति 4 है, क्षैतिज पंक्ति भी 4 है। ऐसे अब मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करता हूं। इस आवर्त सारणी में ढंग से लिखने की कहूं जब ही लिखना, मैं बोलूंगा तभी लिखना। इस आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, 8, सही है। तो एक एक बात को ढंग से सुनना, मतलब ये खड़ी पंक्ति जो थी वो 8 थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, कुल 8 वर्ग थे, क्लियर, जिन्हें रोमन संख्या से दर्शाया गया था। तो मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग, वर्ग मतलब खड़ी पंक्तियां 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। वर्ग समझ गए मेरी बात, खड़ी पंक्तियां, वर्ग 8 थे, क्लियर। अच्छा, जिन्हें रोमन संख्या से शो किया था, रोमन संख्या ये ऐसे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th। तो क्लियर कर लो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 8, जिन्हें रोमन संख्या से उसने प्रदर्शित किया था। तो इस लाइन को लिख देता हूं, ये क्लियर हो गई होगी आपको, जिसे रोमन संख्या में, समझ गए मेरी बात है, प्रदर्शित किया गया। मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे, जिन्हें किसमें प्रदर्शित किया, उसने रोमन संख्या में प्रदर्शित किया, क्लियर। अच्छा, प्रथम 7 वर्ग, सही है। अच्छा, प्रथम 7 वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित थे। प्रथम 7 वर्ग समझ गए, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th। प्रथम 7 वर्ग कितने वर्गों में विभाजित थे, 2 वर्गों में। प्रत्येक, जैसे ये 2 उपवर्गों में विभाजित था, ए और बी, ये भी 2 उपवर्गों में विभाजित था, ए और बी, तीसरा वर्ग भी 2 उपवर्गों में विभाजित था, ए और बी, चौथा भी ए और बी, पांचवा भी ए और बी, छठा भी ए और बी, सातवां भी ए और बी, बस। तो मैंने जो बात कही एक एक को दिमाग में ढंग से कर लेना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे, प्रथम 7 वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित थे। वे उपवर्ग कौन कौन से थे, ए और बी,
प्रथम 7 वर्ग, समझ गए। तो एक बात और लिख सकता हूं, प्रथम 7 वर्ग, कोष्टक में लिख देता हूं फर्स्ट से 7th, लिखने की कहूं जब ही लिखना है ना, फर्स्ट से 7th तक, समझ गए। प्रत्येक वर्ग, प्रथम 7 वर्ग फर्स्ट से 7th तक 2 उपवर्गों, हर चीज को समझने चलना, ये विशेषता है उसकी आवर्त सारणी की। 2 उपवर्गों ए व बी में विभाजित था या वर्गीकृत था, कुछ भी लिख दो। क्लियर। तो प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में 7 तक, 8वां नहीं, सही है। तो 7वें वर्ग तक प्रत्येक वर्ग 2। अब क्वेश्चन पूछा मैंने कि चलो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल उपवर्ग कितने थे, तो आप क्या कहोगे, कुल उपवर्ग कितने हैं? 14, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14। अरे 7 वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित हैं, तो कुल उपवर्ग 14 तो हो गए। अब मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे? लड़का कहता है 8। कुल उपवर्ग कितने थे? तो वो दुगना कर देता है, 8 दूनी 16। गलत है, क्योंकि 7वें वर्ग तक ही प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपवर्ग कितने थे? 14। तो इस बात को लिख सकते हैं, समझते चलो हर चीज को, है ना। आप लिख सकते हैं, इसी में ही आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में 14 उपवर्ग थे। सही है। अच्छा, अब ढंग से सुनो, जो ए उपवर्ग थे, ए उपवर्ग जितने भी थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। ए उपवर्ग जितने भी थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। ए उपवर्ग जो थे उनमें, ढंग से सुनना शब्दों को, एस व पी ब्लॉक के तत्व रखे थे इसने, ढंग से सुन लेना। देखो, आज वर्तमान आवर्त सारणी देखें तो कुछ इस तरह की है, बड़े ध्यान से समझना। आधुनिक आवर्त सारणी इस तरह की है कुछ, सही है। देख लेना, आपकी किताब में मिल जाएगी, आपको खोल कर देखी हो, 11th में पढ़ी होगी। इस तरह की वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वो इस तरह की है। वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं, 1 2 3 से लेकर के 12 इस गड्ढे में और 13 से लेकर के 18 यहाँ। तो कुल 18 वर्ग हैं, मतलब 18 खड़ी पंक्तियां हैं जो वर्तमान में आवर्त सारणी चल रही है उसमें। ये तो मेंडलीव की है। अच्छा, जो शुरू के 2 वर्ग हैं इनको ढंग से देखो, इनमें जो तत्व हैं वो कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। मतलब वर्तमान में जो आवर्त सारणी है उसमें जो स्टार्टिंग के 2 वर्ग हैं उनमें जो तत्व हैं वो कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। ढंग से हर चीज को समझो, रटना नहीं है। कई स्कूल वाले रटा रहे हैं, हर चीज को बच्चे के दिमाग में क्लियर नहीं कर रहे हैं, हर चीज को समझ के पढ़ो। वर्ग नंबर 3 से 12 तक इन वर्गों में जो तत्व हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और वर्ग 13 से 18 तक जो तत्व हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और नीचे अलग से ये दर्शाए हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अब मेंडलीव की बात करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ए उपवर्ग थे, ए उपवर्ग, उनमें तो एस और पी ब्लॉक के तत्व थे। ए उपवर्गों में तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ध्यान करो, 2 उपवर्ग थे, पहले से 7वें वर्ग तक प्रत्येक वर्ग 2 वर्गों में विभाजित था। तो जो ए उपवर्ग थे उनमें एस या पी ब्लॉक के तत्व थे।
ए उपवर्गों में या तो एस या पी ब्लॉक के। अच्छा, जो बी उपवर्ग थे उनमें डी ब्लॉक के तत्व थे, समझ लेना। और सर लड़के के मन में एक बात आई, साहब एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ थे? तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को दर्शाया ही नहीं था, ये उसकी कमी रही। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम सिंपली कह सकते हैं 3 प्रकार के तत्व थे, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के। एफ ब्लॉक के तत्वों को उसने अपनी आवर्त सारणी में दर्शाया नहीं था, या एक निश्चित स्थान नहीं दिया था, मतलब उनको दिखाया ही नहीं उसने। वास्तविक जो आवर्त सारणी में उसकी बात कर रहा हूं, जो रियल थी, रियल उसकी। तो आप 2 बात याद रखें, आपने पढ़ा कि 1 से लेकर के 7 तक 2 उपवर्गों में विभाजित थे प्रत्येक वर्ग। तो आपको याद रखना है ए उपवर्गों में एस या पी ब्लॉक के तत्व उपस्थित थे। है, और बी उपवर्गों में ढंग से देख लो, बी उपवर्गों में बोलो ना, बोलेंगे नहीं, बी उपवर्गों में डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित थे। जो वर्तमान आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व है ना, वो बी उपवर्गों में उपस्थित थे। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब देखो कई विद्वान हमसे ये कह सकते हैं कि साहब हमने पढ़ा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे। मैंने कि कैसे साहब? नहीं, कई लड़के कहते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में साहब हमने पढ़ा है वर्ग कितने थे? 9। तब आपको एक बात और बता देता हूं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ही वर्ग थे, बाद में उसमें 1 वर्ग और जोड़ा गया। ढंग से देखना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एक 8th। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ही वर्ग थे, बाद में उसमें 1 वर्ग और जोड़ा गया। कौन सा? शून्य वर्ग। शून्य आगे ही आएगा ना, तो बाद में इसको आप यहां भी जोड़ सकते हैं और यहां भी जोड़ सकते हैं। पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में यहां पर आगे 1 वर्ग और जोड़ा गया था, उसका नाम था कौन सा? शून्य वर्ग। इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। कौन सी गैसियों को? अक्रिय, और बढ़िया कहूं तो उत्कृष्ट गैसों को रखा गया था। है, पर साहब लड़का कहता है ये क्या मतलब है, हमको समझाओ साहब, हमारे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ही वर्ग थे दोस्तों। सोचो कैसे बात किया। उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। जब 1869 में आई थी आवर्त सारणी मेंडलीव की, उस समय किसकी खोज नहीं हुई थी? उत्कृष्ट गैसों की। तो मेंडलीव ने ये वर्ग नहीं बनाया। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें 8 ही वर्ग थे। बाद में और वैज्ञानिकों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन करते हुए, सुधार करते हुए इसमें 1 वर्ग और जोड़ दिया, शून्य वर्ग, जिसमें किन गैसों को रखा? उत्कृष्ट गैसों को। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चन उठ रहा है, ये उत्कृष्ट गैस क्या है, इसका निवारण करूंगा, पर वेट करो। तो अब तो समझ गए। पेपर में क्वेश्चन आए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, तो आप आंसर क्या दोगे? 8 वर्ग। हाँ, बाद में उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में वैज्ञानिकों ने 9 वर्ग कर दिए। बाद में उसमें 1 शून्य वर्ग और जोड़ा, जिसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा, क्योंकि मेंडलीव की जिस समय यह आवर्त सारणी आई थी उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो ये वर्ग नहीं था। बाद में
जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हो गई तो इसमें एक वर्ग और जोड़ दिया। तो हम लिख सकते हैं, कोई पूछे मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में जोड़ा गया वर्ग कौन सा है, और ऑप्शन में आया 0, 9, 8, 7, तो आप क्या लिखोगे 0। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में एक वर्ग और जोड़ा गया जिसको शून्य वर्ग कहा। सही है। तो हम आगे लिख सकते हैं उत्कृष्ट गैसों की खोज हो जाने के बाद, सुन लेना ढंग से, हो जाने के बाद, क्लियर, वैज्ञानिकों ने, खोज हो जाने के बाद वैज्ञानिकों ने मेंडलीव या मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक वर्ग और जोड़ा, एक वर्ग और जोड़ा। अपनी सिंपल हिंदी समझ में आ रही होगी। एक वर्ग और जोड़ा जिसे शून्य वर्ग, कोष्टक में लिख सकते हो 0, नाम दिया। ठीक है। इस वर्ग में किसको रखा गया, इस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को रखा। समझ में आ गया होगा इजली, उत्कृष्ट गैसों को रखा। तो अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में 9 वर्ग हो गए थे, पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग तो 8 ही थे, बाद में और वैज्ञानिकों ने 9 वर्ग कर दिए थे। क्लियर। अब मैं आपको यह बताऊंगा उत्कृष्ट गैस, क्योंकि आपकी इच्छा है हर चीज को समझो, कोई भी नई चीज आए समझो और मुझे बताओ साहब ये चीज समझानी है, जब मैं आपको समझाऊंगा। पर इससे पहले यहां तक आप लिख लेते हैं, उत्कृष्ट गैसों पर चर्चा जारी रहेगी। तो हेडिंग डालो केमिस्ट्री, हाँ हेडिंग डालो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। हाँ तो बच्चों इसको फटाफट आप लिख लो एक बार, है ना, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। मैं बोल देता हूं, चलो हेडिंग डाल दी आपने, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। चलो मैं बोलता चलता हूं, फटाफट लिख लो, टाइम नहीं लगाना है। एरो का चिन्ह लिखो। इस आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे, कुल 8 वर्ग थे, जिन्हें रोमन संख्या में प्रदर्शित किया गया। इस आवर्त सारणी में कुल 8 वर्ग थे, जिन्हें रोमन संख्या में प्रदर्शित किया गया। क्लियर। आगे लिखो फटाफट। देखो राइटिंग जमाने के चक्कर मत रहो, समझो, जितना समझ सकते हो समझ के पढ़ो, सब्जेक्ट में मजा आएगा, रटना नहीं है। आगे लिखो प्रथम 7 वर्ग, प्रथम 7 वर्ग फर्स्ट से 7th तक, फर्स्ट से 7th तक 2 उपवर्गों, दो उपवर्गों ए व बी में विभाजित थे। 2 उपवर्गों ए व बी में विभाजित थे। ठीक है। आगे लिखो अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में 14 उपवर्ग थे, 14 उपवर्ग थे। ठीक है। अच्छा, ए उपवर्गों में, थोड़ा स्पीड से लिख लो यार, लिख तो रहा है आपके सामने। ए उपवर्गों में डैश करके तीर का चिन्ह से
लाइन वाइज जैसे मैंने लिख रखा है, ए उपवर्गों में एस या पी ब्लॉक के तत्व थे। एस या पी ब्लॉक के तत्व थे। बी उपवर्गों में डी ब्लॉक के तत्व थे। डी ब्लॉक के तत्व थे। क्लियर? आगे लिखो, उत्कृष्ट गैसों की खोज हो जाने के बाद, उत्कृष्ट गैसों की खोज हो जाने के बाद वैज्ञानिकों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक वर्ग और जोड़ा। एक वर्ग और जोड़ा जिसे शून्य वर्ग कोष्टक में 0 नाम दिया। और लिख लो, इस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को रखा। इस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को रखा। और लिखना चाहो तो लिख लो, अतः इस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को रखा। अतः बाद में, यहां तक कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर डालना है ना। अतः बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हो गए। लिख लेना, अतः बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हो गए। लिख लिया था, कितने वर्ग हो गए बाद में? 9 वर्ग। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैस, देखो हर चीज को समझ के पढ़ो भाई, छोटी छोटी बातें कोई रटनी नहीं है, हर चीज समझनी है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी उत्कृष्ट गैसों पे, केवल समझना है ना। देखो अब ये केवल समझने का टॉपिक है। जो कॉपी होती है ना, पन्ना ऐसा ही होता है ना अपना, इसमें जो ऊपर जगह होती है आप यहीं तो लिखते हो, और ये ऊपर जो खाली जगह होती है इसमें लिख लिया करो। जो बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं उसको ऊपर वाली जगह में नोट किया करो, अपनी आदत बनाओ। जो भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज समझाई जाए उसको यहां पर लिख लिया करो हिंट के रूप में, जिससे आपको याद रहे। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात कर रहा था उत्कृष्ट गैसों की। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस इंग्लिश में बोले तो, है ना। चलो उत्कृष्ट गैस की बात करते हैं। देखो उत्कृष्ट गैस, देखो हीलियम, नियोन, मैं कुछ लिख रहा हूं, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये उत्कृष्ट गैस हैं। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। लिख देता हूं, नाम याद रखने की कोशिश करो। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, समझना भाई हर चीज को, जीनॉन, रेडॉन, ये उत्कृष्ट गैस हैं। क्लियर? कौन सी गैस है? उत्कृष्ट गैस है। अच्छा, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में वैज्ञानिकों ने एक नए वर्ग 0 वर्ग में रखी। अवाल बताया था 0 वर्ग में रखी थी ये, सही है। और जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसमें ये 18वें वर्ग में है। ध्यान करो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जो वर्तमान आवर्त सारणी चल रही है उसमें 18वां वर्ग जो है उसमें रखी है यहाँ पर उत्कृष्ट गैस। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में रखी हुई थी? ये 0 वर्ग में, 0 वर्ग में।
तो ये उत्कृष्ट गैस हैं। अब बात आई, सुनो इनके बारे में भी, इनकी हिस्ट्री पर जाते हैं। पहले जब इनको माना जाता था, इनको अक्रिय गैस बोलते थे। पहले का मतलब 1900 मेरी बात समझना, 1870 में, 72 में, 75 में, समझ गए? मतलब जब इनकी खोज हुई थी ना, उस समय की बात कर रहा हूं। इन्हें पहले बोलते थे अक्रिय गैस इन्हें, और वर्तमान में इन्हें बोलते हैं, इस समय क्या बोलते हैं इन्हें? उत्कृष्ट गैस। नाम बदल गया, पहले अक्रिय गैस बोलते थे, अब बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। क्लियर? ऐसा क्यों? पहले यह माना जाता था कि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। अक्रिय गैस, पहले ने अक्रिय गैस बोलते थे। अक्रिय का मतलब क्या है? जो किसी से क्रिया ना करे। मतलब जीनोन, जैसे जीनोन की बात करूं, इसकी क्रिया कराएं किसी से नहीं करेगी। पहले यह माना जाता था कि ये गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं। जब किसी से क्रिया नहीं करेंगी, जैसे जीनोन की ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, मेरी बात समझ रहा हूं, तो ये पहले यह माना जाता था कि ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता था? अक्रिय गैस। अब वर्तमान में देखो, जीनोन के यौगिक बना लिए हैं, जैसे HCF2 ये जीनोन का यौगिक है। ऐसे क्रिप्टोन के यौगिक भी बना लिए हैं, जैसे HCOF2 ये जीनोन के यौगिक हैं। ये HCF4 ऐसे क्रिप्टोन के यौगिक भी बना लिए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जीनोन ने फ्लोरीन से क्रिया की, जब तो HCF2 बना। जीनोन ने ऑक्सीजन और फ्लोरीन से क्रिया करी, जब तो ये बना। अब वर्तमान में इन्हें अक्रिय गैस तो नहीं कह सकते थे। पहले ये मानते थे कि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, तो पहले इन्हें बोलते थे अक्रिय गैस। वर्तमान में इन्हें अक्रिय गैस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये वर्तमान में अब देख सकते हो जीनोन के, क्रिप्टोन के आदि के क्या बना लिए हैं? यौगिक। मतलब ये क्रिया करती हैं। क्लियर मेरी बात? क्रिया करती हैं, तो ये अक्रिय नहीं है, ये है बहुत कम क्रियाशील। मतलब आसानी से दूसरे से क्रिया नहीं करती हैं। करती तो हैं, अक्रिय नहीं है। अक्रिय का मतलब क्या हुआ? जो किसी से क्रिया ना करे। पर ये जीनोन वगैरह तो क्रिया करती हैं, पर बहुत कम क्रिया करती हैं, आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। तो उत्कृष्ट गैस का मतलब हो गया, उत्कृष्ट शब्द का मतलब होता है बहुत कम क्रियाशील। मतलब ये बहुत कम क्रियाशील हैं, मतलब आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। अक्रिय नहीं है। अक्रिय का मतलब तो हुआ किसी से क्रिया ही नहीं करती। अरे क्रिया तो ये करती हैं, पर बहुत कम, अर्थात आसानी से क्रिया नहीं करती हैं। तो ये उत्कृष्ट गैस है। समझ गए मेरी बात को? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। क्लियर? अच्छा, इनकी खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी के निर्मित हो जाने के बाद हुई थी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक क्लियर? इसको मिटा दिया मैंने। कुछ लिखना चाहें तो वापस वीडियो को बैक करके पोज करके लिख सकते हो। जो बातें मैंने बताई हैं कॉपी में ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन। हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं चल रही थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे? 7। आवर्त। बात को आगे बढ़ा देते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भाइयों 7 आवर्त थे। आवर्त का मतलब समझ गए? क्षैतिज पंक्तियां। भाई खड़ी पंक्तियां तो वर्ग, और आवर्त का मतलब क्षैतिज पंक्तियां। ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ना, समझ गए मेरी बात? ये पंक्तियां, ये है आवर्त। आवर्त कितने थे? 7 थे। इनको कोई रोमन संख्या में नहीं दर्शाया था, 1 2 3 ऐसे ही लिखा था। समझ गए ना मेरी बात है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई पूछे आवर्त कितने थे? 7। वर्ग कितने थे? 8। बाद में कितने वर्ग हो गए? 9। कितने वर्ग उपवर्गों में विभाजित थे? 7। उपवर्ग कितने थे? 14।
ए उपवर्गों में किन्हें रखा गया था? एस और पी ब्लॉक के तत्व। बी उपवर्गों में किसको रखा गया था? डी ब्लॉक के तत्व। बाद में जो शून्य वर्ग बनाया गया उसमें किन्हें रखा गया? उत्कृष्ट गैसों को। दिमाग में देखो हर चीज समझ में आ रही है या नहीं, सोच के पढ़ो, समझ के पढ़ो। क्लियर? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। क्लियर? कोई समस्या, कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी यार दिक्कत आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मेरी बात को सुनना और ढंग से समझना, बड़े ध्यान से, है ना। तो मैं थोड़ी सी आपको ये इस लाइन को लिख लो पहले आप, फिर आगे बढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। क्लियर? कितने आवर्त थे? 7 थे, ये लिख लिया। अब थोड़ी सी आप सोच सकते हो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस तरह की होगी। सोचो अब आपने जो भी कुछ सोच सीखा है उसे सोच करके देखो। देखो भाई, ठीक है, सोचना भाई। देखो सबसे पहले फर्स्ट है, फिर सेकंड वर्ग। तो फर्स्ट से पहले बाद में एक वर्ग और जोड़ दिया था ना, कौन सा वर्ग? 0 वर्ग। फिर थर्ड वर्ग, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और लास्ट में 8th वर्ग। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे? 8। बाद में कितने हो गए? टोटल 9 हो गए। देखो 8 और 0 9, सही है ना। अच्छा, पहला वर्ग 2 वर्गों में विभाजित था। हाँ साहब, फर्स्ट से लेकर के कहाँ तक? ऊपर लिखता हूँ ना, फर्स्ट से लेकर के कहाँ तक? 7th तक। प्रत्येक वर्ग 2 वर्गों में विभाजित था। हाँ साहब, फर्स्ट से 7th तक है। अच्छा, अब मैं कहूं कौन कौन सा वर्ग उपवर्गों में विभाजित नहीं था? 8वां वर्ग और बाद में जोड़ा गया शून्य वर्ग। ये दोनों वर्ग उपवर्गों में विभाजित नहीं थे। सही है। अच्छा, आवर्त कितने थे? लड़का बिजली बता सकता है, आवर्त अभी बताए हैं। आवर्त कितने थे बताओ ना? 7, 2, 3, समझ गए मेरी बात है? तो कितने आवर्त हैं? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। क्लियर है? ऐसी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। अपने दिमाग में अब तक ये रूपरेखा तो बनने लग गई होगी कि किस तरह की थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब आपके समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ साहब इस तरह की होगी, है ना। अपने दिमाग में सोचो, इस तरह की होगी। हाँ साहब, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में, आपको पता है उसने ये सारणी बन गई आवर्त सारणी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आपको पता है मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। हाँ, कैसे रखा था? आप आज की वर्तमान आवर्त सारणी के आधार पर सोच लो। सबसे पहले कौन आएगा? हाइड्रोजन। क्लियर? तो ऐसे रखा था हाइड्रोजन, फिर कौन आएगा? हीलियम। भाई हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम की बाद में खोज हुई थी तो छोड़ो, हाइड्रोजन था उस समय। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर कौन आएगा? लिथियम।
फिर कौन आएगा, बेरिलियम, फिर कौन आएगा, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैं भाई तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहा हूं। हाइड्रोजन के बाद लड़का कहता है साहब हीलियम आएगा, मैंने की वो बाद में खोज हुई थी तो वो बाद में रखा गया था। क्लियर, हाइड्रोजन फिर हीलियम, हीलियम बाद में आया है, बाद में रखा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, नियोन। क्लियर, अच्छा इतना तो याद होगा आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नहीं तो आप याद कर लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सही है। और नियोन के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर ऑर्गन। ऑर्गन यहीं आएगी ना, जीरो में। क्लियर, देख लो कैसे मैं किसकी आवर्त सारणी बना रहा हूं, मेंडलीव की, आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह की रही होगी। अच्छा फिर कौन आएगा, पोटेशियम। देख सकते हो आपके पास कोई आवर्त सारणी पड़ी हो तो ये क्रम ही तो है, परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ। आप देख सकते हो कोई भी आवर्त सारणी आपके पास हो, आपकी बुकों में मिल जाएगी। फिर कैल्शियम, फिर आएगा कौन, अरे बोलो, स्कैंडियम। मैंने दिशा बदल दी है, ढंग से देखो। स्कैंडियम से पहले के तत्व जो हैं वो मैंने आपने ढंग से देखो, या तो सभी ए उपवर्ग में रखे हैं, बड़े ध्यान से देखो, सभी ए उपवर्ग में रखे हैं। क्यों रखे हैं साहब, क्योंकि मैंने कहा है स्कैंडियम जो है उससे पहले के तत्व, आप कोई आपके पास आवर्त सारणी पड़ी है तो उसको खोल के देखो ना। स्कैंडियम से पहले के तत्व या तो एस ब्लॉक के तत्व हैं या पी ब्लॉक के हैं। मतलब स्कैंडियम से पहले के तत्व वर्तमान आवर्त सारणी में या तो पहले और दूसरे वर्ग में हैं या वर्ग 13 से 18 तक हैं। आपको पता होगा पहले और दूसरे वर्ग में एस ब्लॉक के तत्व हैं, वर्ग 13 से 18 तक पी ब्लॉक के तत्व हैं। समझो बात को, समझो। तो स्कैंडियम से पहले के जितने ये तत्व हैं, स्कैंडियम से पहले के, ये सभी इसी वजह से मैंने ए उपवर्गों में रखे हैं, क्योंकि ये ऐसे पी ब्लॉक के तत्व हैं जिनको मेंडलीव ने कहाँ स्थान दिया था, ए उपवर्ग में। अब कैल्शियम के बाद आया स्कैंडियम जो डी ब्लॉक का तत्व है, तो इसको बी उपवर्ग में नहीं रखूंगा क्या, इसके नीचे। फिर याद हो किसी को तो समझ जाएगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। देखो ये डी ब्लॉक के तत्व में बी उपवर्ग में रख रहा हूं। मैंगनीज, और अब आएंगे इसमें तत्व आयरन, कोबाल्ट, निकेल, 3 आ गए भाई, है। फिर आएगा कॉपर और फिर आएगा जिंक। देखो मैंने रखा कहाँ है कॉपर और जिंक भी, बी उपवर्ग में। वर्ग चली, आवर्त नंबर 4 चल रहा है। कोई पूछे पहले आवर्त में कितने तत्व थे, 2। दूसरे आवर्त में कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथे में कितने हैं, 18। देखना भी हुआ नहीं है। जिंक के बाद देख लो खूब ढंग से, जिंक के बाद गैलियम है, देखना कोई पड़ी होगी आपके पास आवर्त सारणी। फिर जर्मेनियम है, फिर आर्सेनिक है, फिर सेलेनियम है, फिर ब्रोमीन है और फिर, सही है, और फिर एक उत्कृष्ट गैस आएगी, इस तरह से अपन पूरी आवर्त सारणी, अभी मैं बना नहीं रहा हूं पूरी आपके सामने, है ना, पर आप एक समझने की कोशिश करो। इस चौथे वर्ग में कुल 18 तत्व हो गए, ढंग से देखो। चौथे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले आवर्त में एक की 2 ही तत्व हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं और चौथे में कितने हैं? 18। फिर इस तरह की मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। मैं कुछ आपको हिंट दिखा रहा हूं कि उसने कैसे बनाई है और इसकी अपन डिटेल चर्चा, अब तक आपके दिमाग में इसको सेट कर लो और इसकी डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में भी आपके सामने कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ तक जो पढ़ाया है वो आपके समझ में आया या नहीं, ये देखो, इसको बनाओ मत, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी को करना क्या है, ये केवल समझनी तो है हमें। मेन आवर्त सारणी वर्तमान में जो चल रही है वो आवर्त सारणी आपको कंठस्थ होनी चाहिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो मैं समझाऊं उन बातों को समझना, और ये यहाँ तक आप देख सकते हैं किस तरह की मैंने बनाई है। वीडियो को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो समझ में आई, आज का पढ़ाया आपको मज़ेदार लगा, कमेंट लाइक झड़ी लगा दो, कमेंट और लाइक की कमेंट में डालो कैसा लगा।